हेलो दोस्तों। तो दोस्तों एथर एनर्जी के रिजल्ट आ चुके हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी आ चुका है जिसके बारे में भी हम अभी आज के वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों अगर आप एथर एनर्जी को देखें तो जब से इनकी लिस्टिंग हुई है मुझे लगता है कि 4-5 क्वार्टर पहले इनकी लिस्टिंग हुई तो फर्स्ट क्वार्टर से मैं इस बिजनेस को ट्रैक कर रहा हूँ और इनमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैं हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद वीडियो बनाता हूँ, अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ और कई सारे लोगों के क्वेश्चन भी मेरे पास आते हैं इससे रिलेटेड। तो मेरा तो देखिए दोस्तों पर्सनल मानना है कि एथर एनर्जी पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सबसे बढ़िया कंपनी है जो कि टू व्हीलर गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती हैं। एंड इस पूरे सेगमेंट में आप देखें दोस्तों तो कई प्लेयर्स हैं, जैसे एथर एनर्जी, एथर तो है, इसके अलावा एक ओला भी है। तो एथर और ओला जो है वो प्योर प्ले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट की कंपनियां हैं जो कि केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती हैं। एंड इसके अलावा हीरो भी है जिसका एक ब्रांड है जो कि वीडा नाम से है। इसके अलावा टीवीएस का iQube नाम से एक ब्रांड है। एंड आप देखें कि बजाज भी चेतक का इलेक्ट्रिक वर्जन लेकर के आ चुका है। तो ये जो मेनली 5 प्रोमिनेंट कंपनियां हैं जो कि टू व्हीलर सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में इनका पूरा ही दबदबा है। और बाकी जो और भी कई सारी कंपनियां हैं वो बहुत छोटे स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं एंड उसको हम ज़्यादा कंसीडर भी नहीं करते क्योंकि आप अगर उनका बेस देखेंगे तो काफ़ी छोटा है। और ये जो 5 कंपनियां हैं, चाहे हीरो हो, टीवीएस हो, बजाज हो, एथर हो, ओला हो, ये 5 कंपनियां अगर आप देखें कि 90% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर बिकते हैं वो इन्हीं 5 कंपनियों में से किसी न किसी कंपनी की गाड़ियां होती हैं। एथर का दोस्तों बिजनेस मॉडल वैसे भी मैंने अपने चैनल के ऊपर कई बार डिस्कस किया है, लेकिन आज एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आप एथर को देखें तो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो कि 2013 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसको दो आईआईटी में शायद दो आईआईटीएन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस कंपनी को सेटअप किया है। और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट की जो सारे पार्ट्स ये खुद बनाते हैं। मीन्स चाहे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का डिजाइन करना हो, उसका डेवलपमेंट हो या उसका जो असेंबली हो, इन हाउस ये करते हैं। उसके बैटरी पैक्स भी ये खुद रेडी करते हैं, उसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका अपना खुद का है। इसके अलावा जो उसमें सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, वो भी ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं एंड अपनी गाड़ियों में इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा जो इनका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्होंने हीरो के साथ उसका टाई अप किया हुआ है। तो हीरो का जो वीडा है और एथर का जो एथर 450 और एथर का जो रिजिटा वर्जन है, ये गाड़ियां आपको इनके चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज होते हुए दिखाई देंगी। और दोस्तों इसके प्रोडक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूं तो आप लोगों ने इनकी गाड़ियां अपने आसपास देखी होंगी। एथर के नाम से इनके अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है जिसमें बेसिकली देखें तो 2 इनके मॉडल हैं। पहला तो एक एथर 450 है और दूसरा रिजिटा है। एंड एथर 450 में आप देखें तो एथर 450S, एथर 450X एंड एथर 450 FX के नाम के इनके 3 वर्जन हैं। एंड अगर रिजिटा वाली सीरीज इनकी देखते हैं तो रिजिटा में रिजिटा S एंड रिजिटा Z नाम से इनकी 2 सीरीज हैं। और दोस्तों एथर के बारे में हम डिस्कस करें तो एथर बेसिकली मास प्रीमियम और प्रीमियम सेगमेंट में गाड़ियां सेल करती हैं। मास प्रीमियम और प्रीमियम का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रीमियम सेगमेंट में वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट की गाड़ियां आती हैं जिनका जो प्राइसिंग है वो 1.5 लाख से ऊपर होता है। और जो मास प्रीमियम होता है दोस्तों 1,20,000 से लेकर के 1,50,000 तक के रेंज की जो गाड़ियां होती है वो मास प्रीमियम में आती हैं। तो इनकी जो गाड़ियां हैं दोस्तों आप ये मान सकते हैं कि 1,20,000 से ऊपर की प्राइसिंग वाले सेगमेंट में केवल गाड़ियां मैन्युफैक्चर करते हैं। जो आपका मास सेगमेंट है, मास सेगमेंट होता है 1 लाख से लेकर के 1,20,000 तक के प्राइस रेंज की गाड़ियां, इसमें इनका कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। और एंट्री सेगमेंट होता है जिनका प्राइसिंग बिलो 1 लाख होता है, तो इसमें भी ये किसी तरह की कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं करते। मीन्स बेसिकली मास प्रीमियम और प्रीमियम सेगमेंट में ही अपने स्कूटर बनाते हैं। और दोस्तों रिसेंटली जो Q4 में रिजल्ट आया उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इनका जो रेवेन्यू है 76% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर आप इनका पास्ट में डाटा भी उठा करके देखें जब से इनकी लिस्टिंग हुई है, इनका जो ग्रोथ रेट है किसी क्वार्टर में 55%, किसी क्वार्टर में 50%, किसी क्वार्टर में 80%। तो ये लगभग मोर देन 50% से कंटिन्यूसली ग्रो किए जा रहे हैं। एंड अगर आप दोस्तों इनका पैड देखेंगे तो पैड भी 57% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और दोस्तों इनका करंट अगर आप मार्केट शेयर देखते हैं तो 18.6% इनका मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में। एंड इनके 700 से ज़्यादा एक्सपीरियंस सेंटर है। एक्सपीरियंस सेंटर मतलब इनके शोरूम्स है 700 से ज़्यादा इंडिया में, पूरे अक्रॉस द इंडिया। एंड इसका अगर आप नंबर देखते हैं तो लास्ट ईयर FY25 में इनके लगभग 350 एक्सपीरियंस सेंटर थे जो कि लगभग डबल हो चुके हैं। 1 साल के अंदर इन्होंने 700 बना लिए उसको। एंड अगर आप इनके नंबर ऑफ स्कूटर सेल्स जो देखें
तो 76% ज़्यादा स्कूटर सेल किए इन्होंने कंपेयर टू लास्ट ईयर Q4। एंड अगर आप Q3 से कंपेयर करते हैं तो Q3 से लगभग 23% ज़्यादा स्कूटर इन्होंने सेल किए हैं। एंड इंडिया में अगर आप इनका टोटल सर्विस सेंटर देखें तो लगभग 550 सर्विस सेंटर्स इनके अक्रॉस द इंडिया करेंटली हैं। और इसको भी अगर आप देखते हैं तो लास्ट ईयर FY25 के कंपेरेटिवली देखा तो लगभग दुगुना हो गया, मीन्स लगभग 260-70 के आसपास इनका सर्विस सेंटर हुआ करता था FY25 में, जो भी बढ़कर के लगभग 550 के आसपास हो चुका है। एंड इनके जो चार्जिंग पॉइंट्स है दोस्तों इंडिया में क्रॉस द इंडिया आप देखें तो 6000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स हैं इनके। एंड इसके अलावा इसमें इन्होंने लगभग 1150 चार्जिंग पॉइंट्स FY26 में इन्होंने ऐड किए हैं अपने टोटल नंबर ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स में। एंड इन्होंने एक दोस्तों तीसरी फैक्ट्री, इनके 2 प्लांट पहले से 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके बेंगलुरु में थे। इन्होंने एक तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहते थे, वहाँ पर ये सेटअप कर रहे हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों वो उसको ये 2 फेज में उस प्लांट को कंप्लीट करेंगे, फेज 1 एंड फेज 2। एंड जो उसकी कैपेसिटी फेज 2 कंप्लीट होने के बाद हो जाएगी लगभग 10 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ईयर ये ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे। मतलब उसकी कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी 10 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ईयर की हो जाएगी। और दोस्तों मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बता भी रहा है कि बाई Q3 FY27, हाँ जो FY27 ये चल रहा है इसके Q3 मीन से फर्स्ट क्वार्टर तो रनिंग है, 2 क्वार्टर बाद थर्ड क्वार्टर में वहाँ का जो फर्स्ट पेज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ जो फर्स्ट पेज है वो कंप्लीट होने के बाद वहाँ से जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है फर्स्ट फेज में 5 लाख की है एंड सेकेंड फेज में 5 लाख की है। और अगर 5 लाख की प्रोडक्शन कैपेसिटी Q3 में कंप्लीट हो जाती है तो इनका जो करंट कैपेसिटी है, करंट कैपेसिटी इनका कितना दोस्तों, लगभग 35,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर ये पर मंथ मैन्युफैक्चर करते हैं। और वहाँ पर 5 लाख पर ईयर का कंप्लीट हो जाएगा जब फर्स्ट पेज का, तो वहाँ पर इनकी कैपेसिटी हो जाएगी लगभग 42,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर ये पर मंथ वहाँ से मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, लगभग 35,000 की अभी और 42,000 की वो, तो मीन्स इनकी टोटल कैपेसिटी भी 100% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी Q3 FY27 तक। और दोस्तों अभी जो रिजल्ट आया है उसको अगर आप देखें तो Q4 में इन्होंने लगभग 83,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल किए हैं, जो कि Q4 लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली देखें तो 76% हायर है। और फुल ईयर FY26 में आप देखें तो लगभग 2,63,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्होंने सेल किए हैं। एंड अगर आप FY25 से इसको कंपेयर करें तो लगभग 69% हायर है। एंड इनका रेवेन्यू देखें दोस्तों तो 76% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर Q4, वो बढ़कर के लगभग 1214 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनके रेवेन्यू को FY25 से कंपेयर करेंगे तो लगभग 66% हायर है कंपेयर टू FY25, और अभी ये बढ़कर के लगभग 3,823 करोड़ हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इनका एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन देखते हैं तो लगभग 149% अप हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर Q4, और अगर फुल ईयर बेसिस पर FY26 में देखेंगे तो लगभग 116% से अप हुआ है कंपेयर टू FY25। और दोस्तों अगर आप इनका मार्केट शेयर देखते हैं तो इनका जो ये साउथ में नंबर 1 प्लेयर है, आप लोगों को पता ही होगा, मैं हर क्वार्टर में बताता हूं। तो लगभग साउथ में इनका जो साउथ में मार्केट शेयर है लगभग 24% के आसपास इनका मार्केट शेयर है साउथ में, और ये साउथ के नंबर 1 प्लेयर हैं। एंड स्पेशली जो आप देखें कि जो आंध्र प्रदेश है या जो गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन जगहों पर अगर आप देखें तो ये नंबर 1 प्लेयर हैं। इसके अलावा अगर आप मिडिल इंडिया में देखते हैं तो बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं, और मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बता रहा है कि जो मिडिल इंडिया है वो कुछ समय के बाद इनके लिए साउथ जैसा हो जाएगा। मींस ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मिडिल इंडिया में भी कुछ समय में आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर ही हम नंबर 1 हो जाएंगे, और हमारा मार्केट शेयर बढ़कर के लगभग जैसे साउथ में इनका 24% के आसपास मार्केट शेयर है, यहाँ भी इनका बढ़कर के लगभग 24 के आसपास हो जाएगा। और करेंटली अगर आप इनका मिडिल इंडिया में शेयर देखते हैं दोस्तों तो मार्केट शेयर इनका 17.3% है, मींस लगभग 17-17.5% का मार्केट शेयर अभी है, और आने वाले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर ये उसको भी बढ़ा करके लगभग 24% के आसपास कर लेंगे। और स्पेशली जो इस मिडिल इंडिया के स्टेट्स हैं जैसे कि जो गुजरात है, MP है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा है, वहाँ पर ये बहुत तेजी से मार्केट से ड्राइव कर रहे हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, जिसमें नॉर्थ इंडिया आ जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर आ जाता है, तो ये जिसमें कि बेसिकली अगर आप देखें कि अगर आप देखो उसमें अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, UP है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, ये सारे स्टेट्स रेस्ट ऑफ इंडिया में आते हैं। और वहाँ पर इनका मार्केट शेयर आप देखें तो लगभग 12.1% करेंटली इनका मार्केट शेयर है। एंड मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पर ये बहुत तेजी से मार्केट शेयर ग्रैब करेंगे। और अगर आप देखें तो ये मिडिल इंडिया एंड रेस्ट ऑफ इंडिया में नंबर आप अपने एक्सपीरियंस सेंटर ज़्यादा खोल रहे हैं, एंड वहाँ पर मैनेजमेंट अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा एफर्ट भी कर रहा है, और इनका पूरा फोकस भी वहाँ है। करेंटली इनका
फुल फोकस्ड वो मिडिल इंडिया में डेवलप कर अपने अपना पेनिट्रेशन बढ़ाने को है। एंड मिडिल इंडिया में एक बार इनका पेनिट्रेशन 20% से अबव जब हो जाएगा तब ये फोकस करेंगे रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ। और दोस्तों रिसेंटली अभी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जिसमें जैसे कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इशू हुआ था, उसमें आप देखें कि जितने भी कंपनियां थी इंडिया में, जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं या फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं, सबने अपना प्रोडक्शन रोक दिया था, क्योंकि चाइना के पास 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट है, चाइना से एक्सपोर्ट होता है वो। एंड चाइना ने उनका जो एक्सपोर्ट है उसको बिल्कुल बंद कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं मिल रहे थे। और रेयर अर्थ मैग्नेट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इसके बिना जो उसके मोटर्स है वो बनाए नहीं जा सकते हैं। तो अब ये इनके ऊपर भी इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन इन्होंने इसको बहुत बोल सकते हैं आपकी बहुत समझदारी से उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। बेसिकली उन्होंने किया क्या है, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट किया, अपने जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट में नई टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। वो बेसिकली क्या था, जो इनका डिपेंडेंसी था हैवी रेयर अर्थ मेटल के ऊपर, उस डिपेंडेंसी को इन्होंने कम किया और अपने मोटर में जो लाइट रेयर अर्थ मेटल होते हैं, लाइट वेट रेयर अर्थ मेटल होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया। और उनको इंट्रोड्यूस करने से क्या प्रॉब्लम हो गई कि जो लाइट रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो बेसिकली वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में पाए जाते हैं। उनका चाइना का उन मेटल्स के ऊपर पूरी तरीके से कोई कंट्रोल नहीं है। वो इंडिया में भी कुछ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया या जो अदर यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर वो मिलते हैं। तो एथर ने क्या किया कि अपने मोटर में नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, रेयर अर्थ मैग्नेट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम की, एंड अलग अलग कंट्रीज के साथ जो सप्लाई चेन का इशू था, अलग अलग कंट्रीज के साथ अपने सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया और वहाँ से लाइट रेयर अर्थ मेटल इंडिया में इंपोर्ट किया और उसको उन्होंने अपने मोटर्स में यूज किया। और ये जो कंडीशन था कि लोगों ने अपने प्रोडक्शन रोक दिए थे, इन्होंने अपना प्रोडक्शन नहीं रोका। मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बता भी रहा है कि हमने अपना किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्शन नहीं रोका, बल्कि हमने अपनी डिपेंडेंसी कम की एंड अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज किया, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन नहीं रुका। हाँ, कुछ ऐसे नॉर्म्स हो गए जो कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव के नॉर्म्स हैं उसमें फिट नहीं बैठते थे, तो इनको कुछ लॉस भी लेना पड़ा, इनको कुछ इंसेंटिव कम भी मिला इंडियन गवर्नमेंट से। लेकिन इन्होंने बोला हमने इंसेंटिव का लॉस वन टाइम तो झेल लिया, लेकिन अपने प्रोडक्शन के ऊपर किसी तरीके को कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आने दिया। और दोस्तों इन्होंने अपनी मोटर को इस हिसाब से रीडिजाइन किया लाइट रेयर अर्थ मेटल के साथ कि इनका जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के ऊपर किसी तरीके का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। और दोस्तों मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में ये भी बताया है कि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियों में ये चिप यूज होती है, उस चिप की भी जो कॉस्ट है काफ़ी बढ़ गई, उसका प्राइस हाइक हुआ है। तो उसका भी इन्होंने सब्स्टिट्यूट ये निकाला कि उन्होंने क्या किया कि एक अल्टरनेट टेक्नोलॉजी डेवलप की एंड अल्टरनेट टेक्नोलॉजी डेवलप करने से इनकी जो चिप का यूज है वो कम हो गया, जिसकी वजह से इनका कॉस्टिंग के ऊपर भी कंट्रोल बना रहा। एंड दोस्तों एक और इशू आया था, जो लिथियम आयन के प्राइसेज, लिथियम आयन बैटरीज के प्राइसेज काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे। वो लगभग एक साल के अंदर 3 गुना हो गए लिथियम आयन के प्राइसेज। तो उसके लिए मैनेजमेंट ने ये बोला कि जो हमने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने खुद का LFP बैटरी इंट्रोड्यूस किया। LFP बैटरी बेसिकली कंपेयर टू लिथियम आयन से आप देखेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है एंड इंडिया में मैन्युफैक्चर होने से कोई जियोपॉलिटिकल इशूज से या कॉस्ट के या लिथियम के कॉस्ट बढ़ने से इनकी प्राइसिंग के ऊपर किसी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और दोस्तों रिसेंटली मैनेजमेंट ने अनाउंस किया था कि ये जो मास सेगमेंट है एंड जो ये आपका एंट्री सेगमेंट है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मीन्स एंट्री सेगमेंट मीन्स कि इनका जो है 1 लाख से ऊपर की प्राइसिंग के लिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएंगे। उसके लिए इन्होंने क्या किया था कि अपना एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया था जिसको इन्होंने EL नाम दिया है। तो EL प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ऐसी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करेंगे जिनकी प्राइसिंग 1 लाख से लेकर के 1 लाख से अबव रहेगी। 1 लाख से अबव वाले सेगमेंट में गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये बेसिकली टारगेट कर रहे हैं जो मास सेगमेंट है। अगर आप इंडिया में टोटल मार्केट देखें तो दोस्तों जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट का मार्केट है वो इंडिया में लगभग 10 to 15% है। एंड जो मास प्रीमियम मीन्स जिनका प्राइसिंग 1.5 लाख से ऊपर है। और जो इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट आता है वो है मास प्रीमियम सेगमेंट। इसमें 1.2 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक के प्राइस रेंज के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर होते हैं। उसका अगर मार्केट आप देखें तो लगभग 15 to 20% उसका मार्केट शेयर है। एंड अगर आप मास सेगमेंट देखें दोस्तों तो 25 से 30% जो मार्केट है वो मास सेगमेंट में आता है। मास सेगमेंट मीन्स ऐसी गाड़ियाँ जिनकी जो प्राइसिंग 1 लाख से लेकर के 1,20,000 तक होती हैं। एंड
इसके बाद फिर आता है एंट्री लेवल, जिनकी प्राइसिंग 1 लाख से बिलो होता है। तो मैनेजमेंट जो अपना नया प्लेटफॉर्म लेके आया है, ईएल प्लेटफॉर्म, बेसिकली इनके पास जो पुराना प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर ये एथर और रिस्टा ये 2 मॉडल बनाते थे, ये तो उनके पास जो प्रीमियम सेगमेंट है वो गाड़ियों के लिए वो प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इन्होंने मास के लिए नया जो सेगमेंट डेवलप किया है, ईएल प्लेटफॉर्म, इसमें ये 1 लाख से अबव की प्राइस रेंज वाली गाड़ियां मैन्युफैक्चर करेगा। प्राइमरीली अभी करंट में इनका टारगेट है कि 1 लाख से 1,20,000 तक के प्राइस रेंज वाली गाड़ियां वहां पर मैन्युफैक्चर करेंगे। उसमें बेसिकली जो पूरा का पूरा गाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एल्यूमिनियम बेस्ड होगा, जिससे इनकी प्राइसिंग भी कम होगी। एंड इसके अलावा उसका वो हाईली स्केलेबल प्लेटफॉर्म है, मीन्स एक ही जो बेस, जो आपका गाड़ी का जो बेस है, जो फ्रेम्स होते हैं या जो आप बोलो कि जो बेस वर्जन होता है वो सेम ही रहेगा, उसके ऊपर अलग अलग डिजाइन ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जिसकी वजह से एक बेस होने की वजह से वहां पर प्रोडक्शन भी ये ज़्यादा करेंगे, उसका कॉस्टिंग के ऊपर भी इनका ज़्यादा कंट्रोल आएगा। एंड इसके बाद उसमें टेक्नोलॉजी में भी कुछ ज़्यादा इनको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट आगे टारगेट है इनका कि वो 1 लाख से लेकर के 1,20,000 तक के प्राइस सेगमेंट को अभी ये टारगेट कर रहे हैं ईएल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जब एक बार ये मास सेगमेंट में इनका जो प्रेजेंस है वो अच्छा खासा हो जाएगा, उसका मार्केट शेयर ग्रैब कर लेंगे। क्योंकि अभी आप देखें तो इनका मास सेगमेंट के लिए तो कोई गाड़ी नहीं, तो आप ये मान सकते हैं कि इनका ये जो करंटली ये ऑपरेट कर रहे हैं, ये आपका मास प्रीमियम और प्रीमियम सेगमेंट में टॉप केवल 50% मार्केट शेयर में ही ये अभी प्ले कर रहे हैं। अभी 50% मार्केट में ही ये अभी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं। 50% जो मार्केट है, जो जिसमें मास सेगमेंट और एंट्री लेवल सेगमेंट आता है, उस वो तो इनके लिए बिल्कुल अनटच है, क्योंकि इनका कोई भी गाड़ी अभी मास सेगमेंट या फिर एंट्री लेवल सेगमेंट में है ही नहीं। तो ये मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है कि हम उस 50% अनटच एरिया में भी अपना पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे और वहां पर मार्केट शेयर ग्रैब करेंगे। और जो इनका ईएल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर करेंगे, उसमें कंपेयर टू इनके जो प्रीमियम सेगमेंट है उससे मार्जिन भी ज्यादा रहेगा। तो उससे इनके 2 फायदे होंगे, एक तो ये कि इनका मार्जिन भी बढ़ेगा, और दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा इनको कि ये मार्केट शेयर भी ग्रैब करेंगे। और दोस्तों इन्होंने कॉन कॉल में ये भी बताया कि इन्होंने इस Q4 में एथर के एंड रिस्टा के कुछ हाई परफॉर्मिंग नए मॉडल्स भी लॉन्च किए हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि 1 साल के अंदर जो इनका मार्केट शेयर है 8% से लगभग 18.6% बढ़ करके पहुंच चुका है। तो ये मार्केट शेयर बहुत तेजी से ग्रैब कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप देखें तो जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, इनमें इनका जो मार्केट शेयर है वो 1 साल पहले केवल 4% हुआ करता था, जो अभी बढ़कर के 13% हो चुका है। तो 1 साल के अंदर ही वहां पर रेस्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने अपना जो मार्केट प्रेजेंस है उसको 3 गुना बढ़ा लिया है। और मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बता भी रहा है कि ये मार्केट शेयर ग्रैब करने के ऊपर अपना फोकस रख रहे हैं। और इनका टारगेट है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर ये ओवरऑल पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में जो इनका पेनिट्रेशन है लगभग 25% मार्केट शेयर ये अचीव कर लें। और दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि इनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, मीन्स इनकी जो कॉस्ट है वो कंपेयर टू FY25 इन्होंने 9% घटाई है, और वो 9% घटने से इनका मार्जिन इंप्रूव हुआ है। और दोस्तों उसके पीछे रीजन ये है कि इन्होंने अपनी गाड़ियों की जो प्राइसिंग है उसको तो बढ़ाई है। गाड़ियों की प्राइसिंग बढ़ाने के साथ साथ इनका जो एथर स्टैक और प्रो पैक, इनके दो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पार्ट है, उसमें भी इन्होंने अच्छी खासी सेल्स रिपोर्ट की है, जिसकी वजह से, और उसमें इनका मार्जिन भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन बढ़ रहे हैं। और मार्जिन बढ़ने से इनका फायदा ये हो रहा है कि जो बिजनेस इनका अभी तक ये बिजनेस नेगेटिव हुआ करता था, EBITDA लेवल पर नेगेटिव था, अगर आप उसको देखें तो लास्ट ईयर में लगभग -23% इनका EBITDA लेवल पर बिजनेस था, जो कि अभी घट करके केवल -2% रह गया। मीन्स वहाँ पर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। एंड प्रोबेबली Q1 FY27 जो अभी रिसेंटली चल रहा है, इसका रिजल्ट जब अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो आई होप कि ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे EBITDA लेवल पर। और दोस्तों इनसे एक क्वेश्चन इनका पूछा गया था कि इनका जो प्रो पैक अटैच रेट है वो बढ़ रहा है, इसके बाद भी अगर आप इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस देखें तो वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का कंपैरेटिवली सेम ही है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, तो मैनेजमेंट ने बताया दोस्तों, बेसिकली आपको प्रो पैक के बारे में मैं बता दूं। प्रो पैक क्या है, अगर आप इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं तो उसमें आपको प्रो पैक अलग से लेना पड़ता है। अगर आप विदाउट प्रो पैक लेंगे तो इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो आपको एडवांस फीचर्स है वो नहीं मिलेंगे, वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर रहेगा। एडवांस फीचर जैसे जो आपका एक्स्ट्रा राइड मोड है वो नहीं मिलेगा, इसके अलावा जो फास्टर चार्जिंग सपोर्ट है वो नहीं मिलेगा, गूगल मैप्स नेविगेशन जो आपको डैशबोर्ड के ऊपर दिखाई देता है वो नहीं मिलेगा, एंड आपको इसके अलावा जो ब्लूटूथ कॉल है या जो म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन है वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो थेफ्ट अलार्म है या जो लाइव ट्रैकिंग है स्कूटर की वो भी नहीं आपको मिलेगी, एंड इसके अलावा जो ऑटो होल्ड का फीचर है वो नहीं मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप देखें कि प्रो पैक है क्या, तो ये ऑप्शनल प्रीमियम सॉफ्टवेयर है जो कि आपको स्मार्ट फीचर्स देता है, और अगर आप इनको नहीं लेते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स आपको इनकी गाड़ियों में नहीं मिलेंगे। तो प्रो पैक जो इनके पहले के जो ये शुरू में मॉडल लेके आए थे दोस्तों, उसमें प्रो पैक नहीं था।
तभी केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ी लेके आए थे, लेकिन इन्होंने बाद में प्रोपैक लॉन्च किया। और प्रोपैक अभी देखें तो साउथ इंडिया में लगभग सबसे ज़्यादा प्रोपैक अटैचमेंट का रेट है गाड़ियों के साथ। मीन्स साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो मोर देन 90% गाड़ियों में प्रोपैक अटैच होता है। मीन्स जब भी कोई आदमी इनका एथर का कोई क्लाइंट इनका एथर की नई गाड़ी खरीदता है तो वो साथ में प्रोपैक जरूर खरीदता है साउथ इंडिया में। बेसिकली वो भी स्पेशली इन्होंने क्या बताया था, केरला में अगर आप देखें तो लगभग 99% गाड़ियों में प्रोपैक परचेज के साथ ही क्लाइंट खरीद लेता है। एंड इसके अलावा जो दूसरे स्टेट्स हैं, अगर आप मिडिल इंडिया में देखें तो मिडिल इंडिया में जो इनका प्रोपैक अटैचमेंट रेट है वो लगभग 81% है। एंड इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर प्रोपैक अटैचमेंट रेट वो भी लगभग 70% के आसपास है, 70-80% के आसपास है। तो वो भी उन एरिया में भी जो इनका प्रोपैक अटैचमेंट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और प्रोपैक में मार्जिन इनको ज़्यादा रहता है, इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि प्रोपैक अटैचमेंट रेट बढ़ेगा तो इनका मार्जिन इंप्रूव होता है। तो मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा था कि आपकी गाड़ियों में प्रोपैक अटैचमेंट रेट तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो सेम है कंपेयर टू FY25। तो मैनेजमेंट ने उसके पीछे बताया दोस्तों, रीजन ये है कि हम बहुत तेज़ी से नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं मिडिल इंडिया में, इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उन सारे रीजन में बहुत तेज़ी से नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। और अगर आप काउंट देखते हो तो लगभग डबल हमने कर दिए हैं। एंड वहाँ पर क्या होता है, जब हम कोई नया स्टोर ओपन करते हैं तो उसमें एवरेज सेलिंग प्राइस जो स्टार्टिंग में होता है वो काफ़ी कम होता है। एवरेज सेलिंग प्राइस कम होता है 2 से 3 क्वार्टर तक हमारा जो जब तक वो स्टोर मेच्योर नहीं हो जाता है तब तक हमारा ASP कम रहता है, एवरेज सेलिंग प्राइस कम रहता है, जिसकी वजह से आपको और उसमें हमारा मार्जिन भी कम रहता है। और यही रीजन है कि आपको हमारा जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो FY26 में भी FY25 के अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही ये स्टोर्स हमारे मेच्योर हो जाएंगे आपको हमारा ASP बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों अगला इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये अपने नए स्टोर्स एक्सपेंशन का कुछ गाइडेंस दे। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हम एक्चुअली आपको ऑफिशियली कोई गाइडेंस नहीं देंगे, लेकिन आप ये नोट कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली FY26 में जिस रेट से हमने अपने नए स्टोर्स ओपन किए हैं वो रेट हमारा कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि जितनी भी कमोडिटी है जो आपकी गाड़ियों में यूज होती है, बेसिकली सारा तो कमोडिटी बेस्ड ही है इनका प्रोडक्शन। आप चाहे एल्यूमिनियम ले ले जो गाड़ियों की बॉडी बनाने में यूज होता है, या कॉपर ले ले जो इनकी वायरिंग में यूज होता है, या फिर आप बैटरीज में जो लिथियम लेने, तो इनकी प्राइसिंग आप देखें तो चाहे लिथियम का प्राइसिज आप देखें तो एक साल पहले जो $8 पर केजी हुआ करता था बढ़ करके लगभग $24 पर केजी हो गया विद इन ए ईयर। एंड इसके अलावा आप एल्यूमिनियम कॉपर इनकी प्राइसेज भी आप देखें तो बहुत शार्प प्राइस उनमें उनकी प्राइसिंग में हुआ है। एंड इससे इनके बिजनेस के ऊपर किसी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि आपके बिजनेस को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है ये सारी प्राइसिंग। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि देखिए हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी टाइम के साथ बढ़ाते जा रहे हैं। नो डाउट जो लिथियम आयन है उनके अगर आप उनसे रिलेटेड जो बैटरीज है आप उनको देखें तो उनकी प्राइसिंग भी लगभग 50% बढ़ चुकी है। लेकिन हम अपने गाड़ियों में अपना सेल्फ डेवलप्ड LFP बैटरी यूज कर रहे हैं। एंड इसके अलावा हमारे बेसिकली जो बेस मॉडल्स हैं जो आगे हम EL प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च करेंगे उसमें हम कॉपर की बजाय एल्यूमिनियम का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कॉस्टिंग को कम करने के ऊपर काम कर रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर अपना इन हाउस डेवलप करते हैं, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो खुद भी हम इन हाउस डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिक पार्ट हो, चाहे वो आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पार्ट हो, चाहे वो आपके हार्डवेयर से रिलेटेड पार्ट हो। ये सारी चीज़ें हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट के ऊपर बेटर कंट्रोल है। और जब कमोडिटी की प्राइसेज बढ़ती हैं तो हम वो प्राइसेज सीधे कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। आप देखें कि पिछले एक साल के अंदर भी इन्होंने लास्ट ईयर जनवरी में इन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइस 3000 रुपीज़ पर प्रोडक्ट बढ़ाया था। इसके बाद इन्होंने 2000 रुपीज़ पर फिर बढ़ाया था। और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि अभी हमने रिसेंटली Q4 में भी लगभग 1500 रुपीज़ पर प्रोडक्ट हमने या फिर आप समझे कि पर इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने प्राइस बढ़ाया है, और आगे चल करके भी हम लगभग 2500 रुपये पर व्हीकल प्राइस और बढ़ाएंगे। तो इस साल हमारा प्रपोज्ड है कि हम लगभग 4000 रुपीज़ अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग और बढ़ाएंगे। तो ये जो भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है वो सारा का सारा प्राइस हम अपने क्लाइंट को पास कर देते हैं, जिससे कि हमारा मार्जिन जो है वो सेफ रहता है। और कमोडिटी का जो प्राइस है इसकी वजह से हो सकता है कि हमको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत हिट लेना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इसको मैनेज कर लेंगे। और दोस्तों इनसे एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर के पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में तो इनका स्ट्रांग प्रेजेंस बन गया है ऑलमोस्ट, तो इलेक्ट्रिक बाइक के सेगमेंट में ये कब अपना प्रोडक्ट लेकर के आएंगे। तो मैनेजमेंट ने बोला कि अभी अगर आप इंडियन सोसाइटी में आप देखें तो हमको इंडिया में जो अभी LPG क्राइसिस हुआ है, या जो आपके जो फ्यूल क्राइसिस हो रहा है, क्रूड का क्राइसिस हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखें कि करंटली हमारे पास जितनी डिमांड है हम उसको पूरी तरीके से हमको अच्छी खासी डिमांड दिखाई दे रही है स्कूटर वाले सेगमेंट में। हाँ, और हम स्कूटर वाले सेगमेंट के लिए ही अभी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारा जो अगला प्लेटफॉर्म है EL प्लेटफॉर्म, उस पर भी हम स्कूटर वाले सेगमेंट के लिए ही प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन फ्यूचर में हम इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर भी हमारा फोकस है, और आगे आने वाले हो सकता है कि कुछ क्वार्टर्स के अंदर हम आपको अनाउंस करते हुए दिखाई देंगे।
और वैसे भी दोस्तों आज के समय में आप अगर कंज्यूमर का बिहेवियर देखें, आप अपना खुद का बिहेवियर देखें, तो आप ये चाहते हैं कि आपके घर में अगर एक पेट्रोल बाइक है तो आप ज़रूर ये चाहेंगे कि आपके घर में एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी हो, ताकि इमरजेंसी में आप अगर कोई फ्यूल का क्राइसिस होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उस बाइक को यूज़ करें, उस बाइक को यूज़ करके अपने जो डेली नीड्स हैं, अपनी जो डेली मूवमेंट है उसको कंट्रोल में रख सकें। तो आज के समय में सोसाइटी का नीड भी यही है कि एक पेट्रोल फ्यूल के साथ आपके पास इलेक्ट्रिक फ्यूल वाली गाड़ी भी होनी चाहिए। और दोस्तों इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में, तो इन्होंने बोला था कि देखिए अगर आप हमारा पर मंथ जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो लगभग 30,000 से लेकर के 33,000 के आसपास हम पर मंथ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और जो हमारा फुल फेज्ड कैपेसिटी है लगभग 35,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मंथ मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है, और हम 90 to 95% पर हम अपने प्लांट को रन कर रहे हैं। और ये हम अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन में जो अभी हमने औरंगाबाद में अपना थर्ड प्लांट डाला जिसका इन्होंने नाम दिया फैक्ट्री 3.0, तो फैक्ट्री 3.0 में फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा Q3 2027 तक, और वहाँ से लगभग 42,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मंथ ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। एंड ये जो टोटल प्लांट है लगभग इसकी कैपेसिटी 84,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मंथ बनाने की कैपेसिटी है, जिसमें फर्स्ट फेज में 42,000 का कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और इसके बाद जब फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड अगला जो फेज 2 कंप्लीट करेंगे उसमें भी लगभग 42,000 की कैपेसिटी है। तो दोस्तों अगर हम ये मान लें कि FY27 में इनका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से लगभग ये अपना 42,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे, तो आप ये मान लीजिए कि अभी करंट कैपेसिटी 35,000 है, तो लगभग 60 to 65% कैपेसिटी तो इनका FY27 में ही बढ़ जाएगा। और इसके बाद यहाँ से भी लगभग 42,000 का और FY28 में इनका मान लीजिए जो फेज 2 वो कंप्लीट होगा, तो FY28 में भी लगभग 42,000 गाड़ियाँ और बनाएंगे, तो लगभग यहाँ से 3 गुना, 3.5 गुना या 4 गुना भी कैपेसिटी हो सकती है अगले 2 सालों के अंदर। और दोस्तों अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि इनका जो अदर इनकम है वो बढ़ गया है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो उसके पीछे दोस्तों मैनेजमेंट ने बताया कि जो अदर इनकम है वो बेसिकली जब हमने आईपीओ किया था तो आईपीओ से जो पैसा हमको मिला था उस पैसे को हमने एफडी कर दी थी, और उस एफडी से जो इंटरेस्ट आया है वो बेसिकली हमारे अदर इनकम में ज़्यादा पार्ट उसका है। एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स है वो भी हमको मिलते रहते हैं टाइमली, तो वो भी कुछ पैसा हमारे अदर इनकम में ऐड होता है, जिसकी वजह से आपको हमारा अदर इनकम बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था टोटल इनका कॉन्फ्रेंस कॉल। बिजनेस मॉडल तो हम और आप अच्छे तरीके से समझते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हमने डिस्कस कर लिया। दोस्तों इनका वैल्यूएशन कैलकुलेट हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी इनका EBITDA लेवल पर जो बिजनेस है वो माइनस में है, नेगेटिव में है। लेकिन दोस्तों बिजनेस जिस तरीके से इनका शेप ले रहा है, जिस तरीके से इसमें ग्रोथ आ रही है, जिस तरीके से इनकी सेल्स बढ़ रही है, जिस तरीके से ये नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप इसको देखें तो आगे आने वाले समय में ये बिजनेस आपके लिए काफ़ी पैसा अपने शेयर होल्डर्स के लिए बना सकता है। और वैसे भी मैं पिछले 4 क्वार्टर से इस बिजनेस के ऊपर लगातार वीडियो बना करके आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं, और मैं तो इसमें हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा हूं। मैं हर क्वार्टर में मैं कुछ नए शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता जाता हूं एथर के, और मेरे पोर्टफोलियो के टॉप 5 होल्डिंग में एथर शामिल हो गया है अब। एंड अच्छा खासा रिटर्न इसने मुझे जनरेट करके दिया है। और इसके पीछे रीजन ये दोस्तों कि मुझे इस बिजनेस के ऊपर बिलीव है, मैंने टाइम टू टाइम आप लोगों को बताया है, और जैसे मैं इसके साथ तब तक राइड करूंगा जब तक इनका बिजनेस अच्छा करता रहता है, ये परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे ही इनके बिजनेस में कोई नेगेटिविटी आएगी, जैसे ही इनके बिजनेस में कोई ऐसा मुझे रेड फ्लैग दिखाई देगा, मुझे लगेगा कि यहाँ से इनकी ग्रोथ गई या फिर यहाँ से अभी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा नहीं बना सकते हैं, वैसे ही मैं आप लोगों को एक वीडियो बना करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड करके आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं इसको बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा खुद का भी अच्छा खासा होल्डिंग है, मेरा खुद का भी काफ़ी पैसा इसमें लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लेट गो नहीं कर सकता हूँ। बाकी दोस्तों वैल्यूएशन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि EBITDA लेवल पर अभी नेगेटिव है, तो वैल्यूएशन कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। आपको जस्ट इसका शेप देखना है, इसका टेंडेंसी देखना है कि बिजनेस किधर मूव कर रहा है। एंड बिजनेस मेरे हिसाब से भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अभी तो आगे आने वाले 2 सालों तक तो मुझे कोई करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। लेकिन फिर भी दोस्तों कॉशियसली हमको देखना चाहिए किसी भी बिजनेस को, आपको उसको लगातार ट्रैक करते रहना पड़ेगा हर क्वार्टर में, हो सकता है कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको दोस्तों अगर इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई एनालिसिस के साथ। थैंक यू।